जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में 16 सितंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर हम आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि किस राज्य की विधानसभा में 3 सितंबर 2024 को अपराजिता महिला एवं बाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आपको हमने बतलाया था इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को पुनः दोहरा दूं, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं वो सभी बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। 2023 में भी हमने आपको डेली, मंथली, ईयरली नोट्स दिया है और 2024 वाला जुलाई तक का अपडेट हो चुका है। अगस्त वाला 2 से 3 दिन में आपका अपडेट हो जाएगा। जो भी आपका मटेरियल छूट गया है, आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के जरिए, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी जो लॉन्च होते हैं वो आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के जरिए इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आपके जो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स है उसके लिए नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको सिलेबस आधारित नोट्स होगा, जो खास करके प्रिंटेबल होगा, आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज है, बिहार जीके के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स का पूरा सेक्शन, यानी कि 2023 से अब तक का वो सारा एक प्रकार से कंप्लीट पैकेज यहाँ पर आपको मिलना है। ठीक है, जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले एक प्रश्न मैं आप सबों से पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मुख्य रूप से 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं? देखिए, यहाँ पर समय आपका नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में अब जो रिवीजन है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिवीजन देते रहिएगा, चीज़ें एकदम से बेहतर तरीके से प्रिपेयर होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए और इस सीरीज को भी आप लोग फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इस सीरीज को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब रिवाइज कराते रहते हैं। ठीक है, तो एकदम से कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। हम आ चुके हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 आयोजित किया गया है? देखिए, आपको ध्यान रखना है 13 सितंबर 2024 को ये अभी हाल ही में मुंबई में आयोजित हुआ। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यहीं पर ये आयोजित हुआ है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार राज्य में बड़े उद्योग लगाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और उद्योग लगने से युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा, मीडिया में बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, राज्य सरकार बहुत बार घोषणाएं करती है, खास करके चुनाव वगैरह के समय हम 10 लाख नौकरी लाएंगे, 20 लाख नौकरी लाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ये रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इसी कड़ी में उद्योग विभाग द्वारा 13 सितंबर 2024 को मुंबई में बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर ये आती है। अच्छा, पहले इस वाले पॉइंट को देख लीजिए। जो आयोजन हुआ जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति इसमें शामिल हुए, तकरीबन 100 से अधिक कंपनी इसमें भाग लिया, मतलब यहाँ पर इस सम्मेलन में आए हुए थे, इस मीट में आए हुए थे। हालांकि यहाँ पर एक बात ये निकल कर आई कि किसी भी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं हुआ, कोई भी समझौता नहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान में जो बिहार के जो खास करके जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो यहाँ पर नहीं जा पाए, क्योंकि मुख्य रूप में मुख्य अतिथि के तौर में देखें, जो खास करके इनको मतलब इस समिट को या फिर इस मीट को जो संबोधित करते वो सम्राट चौधरी ही करते, वो यहाँ पर भाग नहीं ले पाए, जिस वजह से ये सफल नहीं हो पाया, कोई भी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। फिलहाल यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो मुंबई में। अच्छा, ऐसी ही जानकारी हमने कुछ समय पहले आपको दिया था। इस वाले पॉइंट को देखिएगा, आपको मालूम होगा ये पॉइंट एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे पहले दिसंबर 2023 में पटना में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और इस मीट में कुल 52,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था, मतलब किया गया था। और उस समय बिहार के जो उद्योग मंत्री थे वो सम्राट चौधरी थे। हालांकि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उस समय बिहार के उद्योग मंत्री सम्राट चौधरी थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। राजद का मतलब खास करके राजद के साथ गठबंधन की सरकार थी उस समय।
ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आइए यहाँ पर बिहार को लेकर कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार है। क्रम के दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि ये 22वें मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पे बतला दूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड 9वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बतौर मुख्यमंत्री वो 9 बार शपथ ले चुके हैं और गांधी मैदान में सर्वाधिक 18 बार तिरंगा फहराने का जो रिकॉर्ड है बिहार में गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री, वो नीतीश कुमार के नाम है। 18 बार इन्होंने गांधी मैदान में तिरंगा फहराया है। ये सारी बातें इनसे संबंधित आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक तो है सम्राट चौधरी जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं और एक है विजय कुमार सिन्हा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और एक अहम जानकारी, वर्तमान में जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं यह है नीतीश मिश्रा। तो इतनी सारी बातें फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान अवश्य रखना है। अच्छा देखिए, बात हम लोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, तो एक जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दिया था। लोकप्रिय मंत्रियों की सूची जारी हुई थी, एक रेटिंग जारी हुई थी या फिर कहे रैंकिंग जारी हुई थी। तो इसमें पहले स्थान पर रहे थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तीसरे स्थान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, चौथे स्थान पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और 5वें स्थान पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक साहा। इसमें दूर दूर तक नीतीश कुमार का नाम नहीं था। तो ये लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की सूची थी जो हाल ही में जो सर्वे हुई थी, जो रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में 14 सितंबर 2024 को बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन किया गया है। बताएं कि निम्नलिखित में से किन्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, इसका पुनर्गठन किया गया है और ऐसे में जो अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है इनका नाम है डॉक्टर अमरदीप। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 14 सितंबर 2024 को बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन किया गया और डॉक्टर अमरदीप को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसके अलावा 6 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। आयोग के इन 6 सदस्यों का नाम यहाँ पर दर्शाया गया है। आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस जो अध्यक्ष का नाम है ये ध्यान रखिए, इसके अतिरिक्त 6 सदस्य भी इसमें शामिल है। और अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 3 वर्ष का है या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए तब तक ये खास करके ये कार्यकाल है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और बतला दूं, अगर हम बात करें बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2010 में। तो सितंबर 2010 में राज्य में बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर विकल्पों पर आप लोग नजर डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक विकल्प नंबर सी में आपको दिख रहा है अमृत लाल मीणा। ये अभी रिसेंटली हमने जानकारी आपको दिया भी है, रिसेंटली बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। इन्होंने ब्रजेश मेहरोत्रा का जगह लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये इसी सीरीज में हमने ऑलरेडी आपके साथ इसको डिस्कस कर दिया है। फिलहाल इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला तीसरा प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर डैश कर दिया है। इसका नाम बदलकर, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम बदलकर अब कर दिया है श्री विजयपुरम, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 13 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया या फिर श्री विजयपुरम कर दिया। यहाँ पर ये आप लोग ऐड कर लेंगे। दरअसल देश को औपनिवेशिक पहचान से मुक्त करने की दिशा में सरकार का एक यह पहल है। देखिए, ब्रिटिश भारत में या फिर जब भारत गुलाम था, विभिन्न मतलब देशों का एक प्रकार से औपनिवेशिक स्थल था भारत, तो इससे मुक्त होने की दिशा में, एक प्रकार से मुक्त करने की दिशा में एक पहल है और इसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। या फिर इससे पहले भी बहुत जगहों का आप नाम देखे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एक था राजपथ,
जो कि किंग्स वे कहा जाता था, अब उसका नाम बदल कर दिया गया कर्तव्य पथ। ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होगी, इस तरह के बहुत सारे नाम बदले गए हैं, ठीक है? आप लोगों को याद होगा, समय-समय पर ये चीज़ें होती रहती हैं। तो उसी कड़ी में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, इसका नाम जो मतलब इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है? ये तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसके बारे में चूँकि हम चर्चा कर रहे हैं अंडमान निकोबार की, कुछ विशेष जानकारी अगर हम यहाँ से देखें, तो यह द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य की नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था। यह वही स्थान है जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगे को पहली बार फहराया था। ये एक प्रश्न है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि यहीं से वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था। ये आप ध्यान रखिए। वर्तमान समय में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे जरा नजर डालिएगा, ये पॉइंट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यहाँ पर एक शब्द आप लोग ऐड करेंगे द्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के करीब स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। दरअसल इस वाले पॉइंट को इसे रिलेट करेंगे कि 30 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप करने की घोषणा किया था। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपको इसको लेकर जानकारी हमने कई बार दिया है। यहाँ पर इस अगले स्लाइड में आप देखेंगे जब, तो कुल मिला के 3 द्वीप का नाम बदला गया था। एक तो रॉस द्वीप का नाम बदलकर किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसके अतिरिक्त नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप किया गया था, और एक था हैवलॉक द्वीप जिसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया गया था। तो ये 3 द्वीपों का नाम बदला गया था, इसकी घोषणा हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 सितंबर 2018 को। ये तीनों द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाती है। चौथा प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस नागरिक को हाल ही में उनकी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा प्रशांति राम, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी दे दूं कि सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में कार्यरत भारतीय मूल की व्याख्याता प्रशांति राम को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया है या फिर किस लिए दिया गया है? तो इस वाले पॉइंट पे देखिए, उन्हें यह सम्मान अंग्रेजी भाषा में लिखी उनकी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए दिया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस वजह से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए एक बात यहाँ पर और आपको जानकारी दे दूं, दरअसल अगर हम साहित्यिक पुरस्कारों की बात कर रहे हैं तो एक अहम जानकारी आप सबों के बीच है कि जून 2024 में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई थी। इसको लेकर डिटेल जानकारी हम आपको आगे देंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, जिनमें 23 लेखकों को युवा पुरस्कार के लिए और 24 लेखक को बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। कब? तो जून 2024 में। अब यहाँ से बिहार के संदर्भ में 2 पॉइंट निकलकर सामने आते हैं, एक तो युवा पुरस्कार को लेकर और दूसरा बाल साहित्य पुरस्कार के लिए। दोनों की जानकारी आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, हालांकि आगे हमने आपको तस्वीर के साथ दिखलाया। यहाँ पे देखिए 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की ये घोषणा की गई थी। क्योंकि अभी हम लोग साहित्यिक पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो इसको जरूर एक बार देख लीजिए, एग्जाम नजदीक है तो रिवीजन हो जाएगा। तो इसकी घोषणा हुई थी 15 जून 2024 को। इसमें आपको ध्यान रखना है कि युवा पुरस्कार के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया और बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 24 लेखकों का। अब इसमें 23 इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि संस्कृत को लेकर युवा पुरस्कार के नाम की घोषणा नहीं हुई थी, वो बाद में हो गई। ये बातें इसमें कही गई थी। अब बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की, तो इसमें बिहार से मैथिली साहित्य के लिए युवा कवित्री रिंकी झा ऋषिका को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। वह मधुबनी के ननौर की रहने वाली है, जिन्हें आप यहाँ पर रिंकी झा ऋषिका को इस तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, ये तो बात यहाँ पर हुई मैथिली साहित्य के लिए युवा पुरस्कार की। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी ओर बाल साहित्य पुरस्कार की, तो वरिष्ठ लेखक, कवि और कथाकार नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये मधुबनी के घोघर डीहा के रहने वाले हैं।
तो कुल मिला के जो आपको ध्यान रखना है, जो खास करके ये पुरस्कार मिला है या फिर जो घोषणा हुई है बिहार के संदर्भ में, ये ध्यान रखना। ओवरऑल सूची आपके समक्ष है। ये रहा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के विजेताओं की सूची। संस्कृत को लेकर अभी घोषणा नहीं हुई है, बाद में होगी। और यहाँ पर अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 के विजेताओं को। तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली, ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीनों को आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए हो जाता है, हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चूंकि यहाँ पर साहित्यिक पुरस्कारों की बात हो रही है, तो एक और साहित्यिक पुरस्कार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। दरअसल के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना हुई थी वर्ष 1991 में। इनमें 3 साहित्यिक पुरस्कार हैं। इन तीनों साहित्यिक पुरस्कारों की बात करें तो सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 3 सम्मान इसके अंतर्गत आते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला संस्करण का विजेता है, वो कई बार मतलब प्रश्न यहाँ से अराइज हुए हैं पहले संस्करण के विजेता से। इसमें सरस्वती सम्मान मिला था हरिवंश राय बच्चन को 4 खंडों की आत्मकथा के लिए। बिहारी पुरस्कार जो पहला संस्करण था, ये जय सिंह नीरज को मिला था ढानी का आदमी के लिए। और फिर तीसरा पुरस्कार है व्यास सम्मान, ये रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था, ठीक है। तो ये पहला संस्करण का पुरस्कार था। तो 2023 में जो 33वां संस्करण इसका दिया गया है, इसमें हमारे पास जो जानकारी है, एक तो सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए, और व्यास सम्मान पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें के लिए दिया गया। अच्छा, बिहारी पुरस्कार को लेकर अगर आपके पास जानकारी है तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अच्छा, 32वां पुरस्कार जो था, ये 33वां की हम बात कर रहे थे, 33वां संस्करण। अच्छा, इससे पहले 32वां संस्करण जो 2022 में दिया गया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वाला जो खास करके जो तमिल लेखिका सुश्री शिवशंकरी, इसके पुस्तक सूर्यवंशम को लेकर के इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है रिसेंटली। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी कई सारे पुरस्कार हैं, जैसे कि पेन पिंटर पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा ध्यानपूर्वक क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। माइकल रोसेन जो कि पेन पिंटर पुरस्कार 2023 में इन्हें दिया गया, ये भी प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे यहाँ पर हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार से भी संबंधित ये 2023 वाले संस्करण से ये वाला पूछा गया है। जॉर्जी गोस्पोंडिनो जो कि बुल्गारिया के हैं, इनकी रचना टाइम शेल्टर को। अच्छा, एक स्लाइड के माध्यम से हम ये चीजें आपको बतलाते रहते हैं, यहाँ पर ये वाला देखिएगा, यहीं से ये प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में पूछा गया है। सभी बातों का ध्यान रखिए, कंप्लीट जानकारी जो इस सीरीज में आपको दी जाती है, आंख मूंद के भरोसा कीजिए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बेहतरीन चीजें मिलेगी, एग्जाम में आप बेहतर करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए इसको हम स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए तैयार किए गए हल्के युद्धक टैंक का नाम क्या है, जिसका हाल ही में 13 सितंबर 2024 को सफल फील्ड परीक्षण किया गया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, इसका नाम है जोरावर। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए, भारतीय सेना के लिए हालिया तैयार किए गए युद्धक टैंक का नाम जोरावर है, और जिसका शुरुआती फील्ड ऑटोमोटिव परीक्षण 13 सितंबर 2024 को जैसलमेर राजस्थान में किया गया, और ये पहले चरण का यह परीक्षण सफल परीक्षण रहा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जोरावर की बात करें तो जोरावर को लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड यानी कि एल&टी के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक यूनिट लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें मुख्य भूमिका जो सहयोग के रूप में अगर हम देखें तो एल&टी की रही है। आगे यहाँ पर हम बात करें डीआरडीओ की, चूंकि डीआरडीओ द्वारा इसकी मतलब कर सकते हैं इसे तैयार किया गया है। तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी लोग आप लोग जानते होंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसमें एक अहम जानकारी ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है, ये समीर वी कामत हैं। फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी। हम चलते हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। प्रश्न है कि किस तिथि को हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित चौथे अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। तो ये तिथि कौन सी है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि 14-15 सितंबर को। ये 2 दिवसीय आयोजन है जिसका उद्घाटन 14 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो राज्य भाषा विभाग द्वारा हिंदी के राज्य भाषा बनने के 75 वर्ष
पूरे होने के उपलक्ष्य में 14 से 15 सितंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चौथा अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए। अब आपको जानकारी दे दूं कि गृह मंत्रालय ने वर्ष 2019 में देश के विभिन्न शहरों में बृहद स्तर पर हिंदी दिवस आयोजित करने की संकल्पना की थी और इसी संकल्पना को साकार करते हुए वर्ष 2021 में वाराणसी में हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था। कब? तो वर्ष 2021 में। और पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगले साल 2022 में सूरत में, फिर 2023 में पुणे में हिंदी दिवस और क्रमशः दूसरा और तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। अभी हाल ही में 14 से 15 सितंबर को नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप सभी को मालूम होगा कि भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को लेकर यहाँ पर ये तमाम जानकारी दी गई है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये राइज होता है कि 2024 में हिंदी दिवस का थीम क्या है? तो इस वर्ष 2024 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस का थीम है फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ये इसका 2024 का निर्धारित थीम है, जो कि आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर इन सभी की जानकारी तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बता दूं जो एक्चुअली एक शब्द हमने प्रयोग किया है भारत मंडपम, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये भारत मंडपम है और इसको लेकर हमने जानकारी दिया था कि भारत की अध्यक्षता में G20 की जो 18वां शिखर सम्मेलन था वो यहीं पर आयोजित हुआ था। यहाँ पर अध्यक्षता को लेकर दो प्रश्न मैं आपको बतलाता हूँ। भारत को G20 की कमान किस देश से मिली है? तो इंडोनेशिया से मिली थी 2023 में। 2023 में भारत के पास G20 की कमान थी, लेकिन 2023 के अंत में जब ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में आयोजित हुआ तो वहां पर भारत से इसकी कमान सौंपी गई ब्राजील को। अर्थात वर्तमान में ब्राजील के पास G20 की कमान है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में ही आयोजित होगा, जबकि 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की बाली में हुआ था। वहीं पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी। ये ध्यान रखें। अच्छा, भारत मंडपम की हम बात कर रहे हैं जो कि नई दिल्ली में है। यहाँ से एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि भारत मंडपम के बाहर ये जो नटराज की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में स्थापित ये नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये एक प्रश्न है और प्रश्न के रूप में इसे जरूर ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? एक बार प्रश्न मैं पुनः पढ़ता हूं। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि RINL को अभी हाल ही में लगातार छठी वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि RINL आखिर है क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कॉरपोरेशन इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है RINL। इसको लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये लगातार छठी वर्ष है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, जो कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन में RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया गया है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को यह पुरस्कार 12 सितंबर 2024 को हैदराबाद में एक समारोह में विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया। फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी जानकारी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को यह लगातार छठी बार है जब राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से यानी कि 2024 वाले संस्करण से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रश्न है कि ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन 11 से 14 सितंबर 2024 तक निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में रशिया में एक जगह है कजान, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि ब्रिक्स साहित्य फोरम का आयोजन कजान रशिया में किया गया। आयोजन तिथि की बात करें तो 11 को इसकी शुरुआत हुई थी, 14 सितंबर 2024 को इसका समापन हुआ। इस सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन कजान के मेयर इल्सुर मेत्सिन के द्वारा किया गया। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, यहाँ के जो मेयर थे मतलब मेयर हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया। अब 2024 में अगर हम बात करें ब्रिक्स साहित्य फोरम की आधिकारिक थीम की या फिर विषय की, तो इसका आधिकारिक थीम या फिर विषय है नई वास्तविकता में विश्व साहित्य।
परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद, ये इसका निर्धारित थीम है, जो खास करके ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 की हम बात कर रहे हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, इस 4 दिवसीय आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और इसके सचिव के श्रीनिवास राव द्वारा किया गया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भारत का जो प्रतिनिधित्व किया गया है इन दोनों के द्वारा किया गया है, जो कि क्रमशः साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और सचिव हैं। इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस आयोजन को लेकर इतनी जानकारी तो आप ध्यान रखेंगे ही, लेकिन इसी आयोजन से संबंधित एक और पॉइंट है। देखिए, इस ब्रिक्स साहित्य फोरम समारोह में भारत के लेखकों से मिले, ये एक कह सकते हैं शीर्षक के साथ एक अन्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था। ये एक शीर्षक है या फिर एक कार्यक्रम का नाम है, भारत के लेखकों से मिले। इस शीर्षक से या फिर इस शीर्षक नाम से एक अन्य कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसका थीम था वोल्गा से गंगा तक, परंपरा और बहुसंस्कृतिवाद का उत्सव, और इसके संचालक थे एवगेनी अब्दुल्ला। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थीम जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये वोल्गा से गंगा तक, परंपरा और बहुसंस्कृतिवाद का उत्सव, ये इसका थीम था। इसी के तहत ये भी आयोजन किया गया था। आई होप आप यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, ब्रिक्स को लेकर कई सारे प्रश्न और पूछे जाते हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स में कितने देश हैं, इसी तरह का एक और संगठन है जैसे कि सार्क हो गया, और भी एक संगठन है, उसको लेकर हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर ब्रिक्स की बात हुई है, तो ब्रिक्स को लेकर ये ध्यान रखिए, ब्रिक्स का जो पहले नाम था वो था ब्रिक, BRIC। ब्रिक के ये जो 4 नाम थे पहले, इसका जो नाम था ये तो ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, जिसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 16 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसके संस्थापक सदस्यों में अगर हम देखें तो रशिया, चाइना, इंडिया और ब्राजील इसके संस्थापक सदस्य हैं। ये आपको ध्यान रखना है, साउथ अफ्रीका इसके संस्थापक सदस्य नहीं है। कुल मिलाकर इसमें 5 देश हैं, वो देश आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। अगर हम ब्रिक्स के उद्देश्य की बात करें तो यह मंच आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक वैकल्पिक वैश्विक तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसी का मतलब इस संगठन का ये मूल उद्देश्य है जिस दिशा में ये कार्य करता है। ठीक है, ये तो रही बात यहाँ पर ब्रिक्स की। ये कॉमन सी जानकारी, बेसिक सी जानकारी, ये हर किसी को इतनी याद होनी चाहिए। लेकिन ब्रिक्स के अतिरिक्त आपको बता दूं कि एक संगठन है सार्क और एक है बिम्स्टेक। यहाँ से रिपीटेड मोड में आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। इसको थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो को, सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जो बेसिक सी जानकारी इन दोनों संगठन से संबंधित है वो यहाँ पर इसमें हमने आपको दे दिया है। आपको सभी बातें ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर इसे छोड़ते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अल्जीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है स्वाति विजय कुलकर्णी, अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए, विदेश मंत्रालय ने 13 सितंबर 2024 को स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी 1995 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है, जो भी नियुक्ति हुई है इनको लेकर ये ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि किस राज्य का प्रतिष्ठित ब्रिलियंटे पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण 28 और 29 सितंबर 2024 को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। देखिए, ये इसका 5वां संस्करण है और ये जो समारोह या फिर ये महोत्सव संबंधित है वो नागालैंड से संबंधित है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भले ही नागालैंड से संबंधित है, लेकिन इसका 5वां संस्करण 28 और 29 सितंबर 2024 को बेंगलुरु में आयोजित होगा। आपको बता दूं कि हालिया घोषणा के अनुसार नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंटे पियानो महोत्सव का जो आयोजन है या फिर जो इसका 5वां संस्करण है, ये 28 और 29 सितंबर 2024 को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। और इस महोत्सव की अगर हम शुरुआत की बात करें तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2017 में अपनी शुरुआत के बाद यह पहली बार है जब यह महोत्सव नागालैंड के बाहर अन्य किसी राज्य में आयोजित किया जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना, ये 5वां संस्करण है जो कि नागालैंड के बाहर आयोजित किया जाएगा। और इस महोत्सव में 18 देशों और भारत के 16 राज्यों के कलाकार इसमें शामिल होंगे। ये तो बात यहाँ पर हुई ब्रिलियंटे पियानो महोत्सव की। लेकिन नागालैंड की बात हो और महोत्सव की चर्चा हम करें तो इसमें एक इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा हो जाता है, खास करके हॉर्नबिल महोत्सव।
इसको लेकर यहाँ पर जानकारी हमने आपको दिया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा हेरिटेज विलेज किसामा, जो कि आपको ध्यान रखना है नागालैंड में ही कोहिमा के पास एक विलेज है, यहीं पर ये आयोजित किया जाता है, जो कि नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, यहीं पर एक किसामा विलेज है, यहीं पर ये आयोजित होता है। और इस फेस्टिवल में नागालैंड की सभी जनजातियां हिस्सा लेती हैं और इस फेस्टिवल का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना, उसकी रक्षा करना तथा उसकी भव्यता और परंपराओं को प्रदर्शित करना, दुनिया के सामने रखना, ये इसका मूल उद्देश्य है, जो कि तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष ये हॉर्नबिल महोत्सव या फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया जाता है। पहले के समय में ये प्रश्न कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछे गए कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड से ये मूल रूप से संबंधित है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से कहा 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया गया, तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। विकल्प नंबर यहां पर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए आप लोग सुधार कर लीजिएगा, बी राइट आंसर है। देखिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। आयोजन की बात करें तो 13 से 14 सितंबर 2024 और इस सम्मेलन में देश भर से 750 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस 2 दिवसीय सम्मेलन की, तो इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सरकार, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन के शीर्ष पुलिस नेतृत्व के साथ उभरती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक रोड मैप की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की या फिर चर्चा की गई। इसी पर यह केंद्रित था। फिलहाल ये ध्यान रखिए जिस विषय पर यह आधारित था, किस तिथि को यह आयोजित हुआ, इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, ये कहाँ पर आयोजित हुआ, ये इसका कौन सा संस्करण था, तो ये 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन था जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, ये तमाम बातें ध्यान रखना है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 देश भर में 17 सितंबर से कब तक या फिर 17 सितंबर से डैश तक मनाया जाएगा, और इस वर्ष का विषय या फिर थीम जो है इसका, ये स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये इसका 2024 का निर्धारित थीम है। तो एक्चुअली जो प्रश्न पूछा गया है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान देश भर में 17 सितंबर से कब तक मनाया जाएगा, 17 से इसकी शुरुआत होगा और ये मनाया जाएगा कब तक, तो 2 अक्टूबर 2024 तक, और इसका निर्धारित थीम है इस वर्ष का स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ये तमाम बातें ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि काको जहानाबाद बिहार में किस तिथि को हाल ही में सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। आप लोग कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मालूम होगी जो हमने आपको बतलाया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम आपको कोर्स को लेकर दे रहे थे, ये वाला कोर्स है, जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी है जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। हजारों विद्यार्थियों के बीच आपकी रैंक निर्धारित होगी। आप ये आकलन कर पाएंगे, अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।